ओके जी, इन प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग कि किस तरह से हाइपर अमोनीमिया जो है वो सीएनएस पर इफेक्ट कॉज कराता है। तो किस तरह से होता है, अमोनिया का लेवल जब ज़्यादा होता है तो वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ रिएक्ट करता है। अमाइनो ट्रांसफेरेज यहाँ पे जो है एंजाइम यूज़ होता है। ज़ाहिर है ये अमोनिया जो आया होगा वो मोस्टली जो इसका मेन सोर्स है अमाइनो एसिड से आया होगा। तो यहाँ पे जो हमारे ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज़ होगा जो पीएलपी की प्रेजेंस के अंदर होता है, ठीक है। अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज़ होगा और जो कोएंजाइम होगा पीएलपी यहाँ पे यूज़ होगा और ये ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अमोनिया का लेवल और भी ज़्यादा है तो ग्लूटामेट तक भी ये रुकेगा नहीं, बल्कि क्या होगा, अमोनिया एक और आएगा और ये मिलकर बना देंगे ग्लूटामीन और यहाँ पे जो एंजाइम होगा ग्लूटामीन सिंथेटेज होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास होगी कि इस तरह से होता है। अब देखिए इफेक्ट क्या होगा इस वजह से। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट करके ग्लूटामेट बना रहा है। जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट का लेवल कम हो जाएगा, हमें पता है कि ये टीसीएस साइकिल का एक इंटरमीडिएट होता है, तो टीसीएस साइकिल का लेवल, टीसीएस साइकिल जो है वो भी कम हो जाएगा। जब टीसीएस साइकिल कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी का लेवल भी कम हो जाएगा। ये पहला और मेन कॉज है कि सीएनएस इफेक्ट इसकी वजह से होते हैं, हाइपर अमोनीमिया की वजह से। उसके बाद आप देखें कि ग्लूटामेट, देखिए यहाँ तक भी ये नहीं रुका, ग्लूटामेट तक भी ये नहीं रुक रहा, बल्कि किधर जा रहा है, ग्लूटामीन के अंदर सारा शंट हो रहा है। तो ग्लूटामेट जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर गाबा बनाने के लिए यूज़ होता है। जब ग्लूटामेट कम होगा तो गाबा का लेवल भी कम होगा। इसके अलावा ग्लूटामेट, ये वाली चीज़ जो है ना, ये ग्लूटामीन, ये ग्लूटामेट, ये ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म जो हो रहा होता है, ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर करते हैं। और सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक्चुअली ट्रिप्टोफेन से ही बनता है, ठीक है। ट्रिप्टोफेन जो है सेरोटोनिन बना रहा होता है। जब भी ट्रिप्टोफेन मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करके उसको डिस्टर्ब करता है तो बॉडी के अंदर सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो हमारे पास तीन इफेक्ट आते हैं, एक एटीपी का लेवल कम हो जाता है, दूसरा गाबा का लेवल कम हो जाता है और थर्ड वन हमारे पास सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सीएनएस को इफ़ेक्ट करती हैं। ये कॉज है कि अमोनिया किस तरह से सीएनएस को इफेक्ट करता है। उसके बाद एक चीज़ हमारी रह गई थी, अमोनिया साइकिल हमने पढ़ लिया था, हमने उसकी रेगुलेशन नहीं पढ़ी थी। अमोनिया की रेगुलेशन जो यूरिया साइकिल की रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये एक बार देख लें। सबसे पहले क्या हम ये देखते हैं कि इसमें जो एलोस्टेरिक एक्टिवेशन होती है तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट के थ्रू होती है, एन से एन एसिटाइल ग्लूटामेट, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है नाम ही इसका शो कर रहा है कि एसिटाइल कोए और साथ में ग्लूटामेट मिलेंगे सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर और एन एसिटाइल ग्लूटामेट बनता है। ये एन एसिटाइल ग्लूटामेट ये कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम जो कि पहला एंजाइम हमने देखा था, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम था, उसकी जाके एलोस्टेरिकली एक्टिवेशन कराता है। अब किस तरह से कराता है, ये इस एंजाइम की एटीपी के लिए एफिनिटी को बढ़ा देता है। जब एटीपी के लिए एफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी तो ये फटाफट से इसको हाइड्रोलाइज करेंगे और ये वाला रिएक्शन तेज़ी से चलेगा। इसके अलावा ये बात जो बुक में उन्होंने बताई हुई वो ये कि एन एसिटाइल ग्लूटामेट जो है इसकी भी एक्टिवेशन होती है और वो कौन एक्टिवेशन करता है, आर्जिनिन, जो कि यूरिया साइकिल का ही एक इंटरमीडिएट है और एक अमाइनो एसिड भी है, ठीक है। इसके अलावा सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर सबस्ट्रेट ज़्यादा अवेलेबल होगा, जैसे अमोनिया ज़्यादा होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तो यूरिया साइकिल भी तेज़ी से चलेगा। इसके अलावा इसके एंजाइम की भी डिफरेंट हार्मोन्स के थ्रू इंडक्शन होती है और एंजाइम्स की प्रेजेंस भी डिटर्मिन करती है। तो तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, एक एन एसिटाइल ग्लूटामेट के थ्रू एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, दूसरी चीज़ हमारे पास आ गई सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी और थर्ड चीज़ हमारे पास आ गई एंजाइम्स की इंडक्शन। तो ये तीन चीज़ें आपने अगर रेगुलेशन पर आ जाए क्वेश्चन, ऐसे क्यों आ जाए यूरिया की रेगुलेशन पर, तो आपने ये तीनों चीज़ें इसके अंदर लिखनी होंगी। तो उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक चीज़ रह जाती है, हमारा यूरिया, ये जो अमोनिया का मेटाबॉलिज्म है बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। बस एक चीज़ रह गई जो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया था कि हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि अमोनिया के फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में, कि प्रोड्यूस क्यों हो रही है, ठीक है। हमने उसकी टॉक्सिसिटी तो पढ़ ली कि अगर ज़्यादा हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा, उसके कुछ फंक्शंस भी देख लेते हैं। तो इसका जो पहला फंक्शन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि प्यूरिन और पायरामिडीन की सिंथेसिस इससे होती है, ठीक है। प्यूरिन और पायरामिडीन्स, ये जब हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इनकी सिंथेसिस के अंदर हमारे पास अमोनिया भी यूज़ हो रहा होगा। तो पहली चीज़ इनकी सिंथेसिस होगी प्यूरिन एंड पायरामिडीन। सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाती है कि ये गैग्स के अंदर अमाइनो शुगर की सिंथेसिस कराते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजामिनोग्लाइकन्स गैग जिसे बोलते हैं, तो ये अमाइनो शुगर्स की सिंथेसिस इसके अमोनिया के थ्रू होती है। इसके अलावा एक फंक्शन जो हम पहले भी पढ़ चुके थे, किडनी में अगर जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होता है और वहाँ पे एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। ये फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है और इसका फोर्थ और फाइनल फंक्शन ये है कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसिस करवाता है। ये भी हम जल्द ही देखेंगे
आने वाली वीडियोस के अंदर के नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में किस तरह से अमोनिया यूज़ होता है। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड सिंथेसिस। नाउ वी आर डन विद यूरिया मेटाबॉलिज्म, अमोनिया मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे हमारी वीडियोस ख़त्म हो गई हैं अमोनिया के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करें, शेयर किया करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।